चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। वैसे आज जिन जिन लोगों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सब एक से बढ़कर एक हैं। हर किसी के बारे में सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा मानो जैसे उन्हें कुदरत ने भेजा ही था इतिहास रचने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं जिस घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। 20 अगस्त 1911 वो समय था जब न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस से पहली बार पूरी दुनिया में टेलीग्राम की कमर्शियल सर्विस की शुरुआत की गई थी। और इसी दिन के ठीक 66 साल बाद आज ही के दिन 1977 में नासा ने वॉयेजर 2 मिशन को लॉन्च किया था और इसके जरिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक अलग तरह का मैसेज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के लिए अंतरिक्ष में भेजा। इस मैसेज में धरती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मौजूद थी। दरअसल नासा ने अपना ये संदेश 12 इंच वाले कॉपर फोनोग्राफ रिकॉर्ड के जरिए भेजा था। 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off. We have a lift off. इस संदेश का नाम रखा गया था साउंड्स ऑफ अर्थ। इस रिकॉर्ड में अलग अलग 60 भाषाओं में शुभकामनाओं के साथ साथ पृथ्वी से जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ क्लासिकल, जैज, रॉक एंड रोल म्यूजिक और तूफान जैसी नेचुरल साउंड्स भी रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। इसके अलावा उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के साथ साथ दुनिया के कई और नेताओं के रिकॉर्डेड मैसेजेस भी भेजे गए थे। ये रिकॉर्ड एक एल्यूमिनियम कवर में भेजे गए हैं जो कि इसे करीब 1 बिलियन साल तक सुरक्षित रखेगा। When I behold the charm of evening skies, their lulling endurance, the patterns of stars with names of bears and dogs, a swan, a virgin. Other planets that the Voyager showed were like and so unlike our own, with all their diverse moons, bright disks, weird rings and cratered faces. Comets with their streaming tails bent by pressure from the sun, the skyscape of the Milky Way, holding in its shimmering disk an infinity of suns, or say 1,000 billion. दरअसल ये रिकॉर्ड उपज थी एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन के दिमाग की, जिसके पीछे उनकी एक धुंधली सी उम्मीद ये भी जुड़ी थी कि शायद इसके जरिए पृथ्वी के बाहर भी जीवन की खोज संभव हो सके। लेकिन नासा ने वॉयेजर 2 को कुछ खास उद्देश्यों के लिए भी भेजा था और इसके 2 ही हफ्ते बाद वॉयेजर 1 को भी भेजा गया, जिनका मकसद सौर मंडल के बाहरी वातावरण का पता लगाना और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रहों व पिंडों के बारे में भी पता लगाना था। इस मिशन ने अगले 12 सालों में जुपिटर यानी बृहस्पति और सैटर्न यानी शनि ग्रह से जुड़ी तमाम जानकारियां एकत्र करने में मदद की। वॉयेजर 1 सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित था, जबकि वॉयेजर 2 ने यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से जुड़ी तमाम तस्वीरें धरती तक भेजी। We knew we were on a journey of discovery when we launched the Voyager spacecraft, for we had no idea how much there was to discover. We had a sense that we knew what it felt like to be Magellan or Columbus. Time after time we're surprised by seeing things that we had not expected or even imagined. Volcanoes erupting from a moon isle. The possibility of a liquid water ocean under the icy crust of Europa. Titan, where we found an atmosphere. Uranus, small moon Miranda, which had one of the most complex geologic surfaces we'd seen. Even at Neptune, Triton, 40 degrees above absolute zero, even there were geysers erupting. It's the only spacecraft that's gone by Uranus. It's the only spacecraft that's gone by Neptune. Everything we know about those planets, we know from Voyager. To see those first pictures coming in from the outer solar system, for the first time, what had been a point of light in the sky was a place.
जिसके बाद ये भी वॉयेजर 1 के साथ बाहरी छोर पर पहुंच गया। इन दोनों ने अब तक सौर मंडल में चलने वाली सोलर हवाओं, ज्वालामुखी और यहां मौजूद चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी कई ऐसी सूचनाएं दी हैं जिनकी मदद से सोलर सिस्टम में 4 ग्रहों और 22 चंद्रमाओं का पता चल चुका है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स 2020 तक अपने मिशन को इसी तरह से पूरा करते रहेंगे, या फिर तब तक जब तक कि इसका प्लूटोनियम बेस्ड पावर सोर्स चलता रहेगा। इसके बाद भी ये दोनों आकाश गंगा में तैरते रहेंगे जब तक कि लाखों सालों में ये किसी से टकराकर नष्ट ना हो जाए। आज ही के दिन 1944 में जन्म हुआ था हमारे देश के एक महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का, जिन्होंने देखा था सपना 21वीं सदी के भारत का। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभालने वाले राजीव गांधी को राजनीति पारिवारिक विरासत के तौर पर मिली थी। उनकी मां इंदिरा गांधी और नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही देश के प्रधानमंत्री रहे थे। एक बेटा होने के नाते अपने परिवार की जिम्मेवारी संभालने वाले राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर आधुनिक भारत को तैयार करने का काम किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास को इसकी बुनियाद बनाने पर जोर दिया। In a proper direction, we tried to use technology to change the daily lives of our people. Why was it that we could launch a satellite and make rockets, but we couldn't give drinking water? And we found that it wasn't a lack of technology. It was a lack of being able to apply the technology at the right point. The system wasn't working. And that's where the technology missions came in. For the first time we find that results are actually showing. Technology is arriving where it's meant to go and where it's best, where it's most needed to the weakest people in our country. देहरादून के इलीट दून स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद राजीव जी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यूके चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यही वो यूनिवर्सिटी थी जहां इनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। पढ़ाई खत्म होने के बाद ये वापस तो लौटे, लेकिन उन्होंने परिवार की तरह राजनीति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अपना ध्यान लगाया एक अच्छा पायलट बनने में, जिसके बाद राजीव गांधी ने बतौर पायलट इंडियन एयरलाइंस को अपनी सेवाएं देना शुरू की। लेकिन कहते हैं कि जब नियति आपके पक्ष में ना हो तो राहें बदलने में वक्त नहीं लगता, और ऐसा ही कुछ नियति का खेल हुआ राजीव जी के साथ भी। एक विमान दुर्घटना में अपने भाई संजय गांधी की मौत के बाद इन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव बढ़ने लगा और मां की जिद के आगे इस बेटे को भी झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में राजनीति में राजीव गांधी का बोलबाला होने लगा और वो अपनी मां के पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 में एक दुर्घटना में राजीव जी ने अपनी मां का साथ खो दिया। अब पार्टी और परिवार की जिम्मेदारी दोनों ही राजीव गांधी के कंधों पर थी। राजीव जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और एक नए राष्ट्र के निर्माण में जुट गए। मेरा एक सपना है जिसमें कोई गरीबी ना हो, जातवाद ना हो, भाषावाद ना हो, प्रांतवाद ना हो, सामाजिक न्याय मिले लोगों को। शायद सबसे जरूरी एक मनुष्य का मूल उसके मनुष्यता पर नापा जाए, उसके जन्म पर नहीं, उसके जात या धर्म या भाषा या प्रांत, उससे नहीं। लेकिन उससे ज्यादा मेरा एक सपना है कि भारत दोबारा मानवता की सभ्यता में आगे निकले, दुनिया को विचारधाराएं दे और सत्ता को एक शक्ति दे पाए। हम ये कर पाएंगे, भारत को इस रास्ते पर चला पाएंगे तो पूरी दुनिया में एक नई रोशनी आ पाएगी। राजीव जी जैसे दिखते थे वैसे ही वो अपनी असल जिंदगी में भी थे। एक आम इंसान जो अपनी कार भी खुद ही चलाना पसंद करते थे और कई बार तो बिना किसी की परवाह किए एक मैकेनिक के तौर पर उसकी मरम्मत करते भी नजर आते। पुराने जमाने की राजनीति से
लोगों का मन उठने सा लगा था कि इसी वक्त राजीव गांधी एक ताजे हवा के झोंके के रूप में सियासत में शामिल हुए। राजीव जी ने 21वीं सदी आने से पहले ही नए भारत की शुरुआत 15 साल पहले ही कर दी थी। उनकी मॉडर्न सोच ने भारत की मानसिकता बदल दी। यूएन में राजीव गांधी ने परमाणु निशस्त्रीकरण का कार्यक्रम पेश किया। 5 साल के अपने कार्यकाल में राजीव जी ने अर्श से लेकर फर्श तक सब कुछ देखा। प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने आदर्शवाद की फिर से वापसी की उम्मीद जताई। 1991 के चुनावों में राजीव जी की सत्ता वापसी के कयास जोर शोर पर थे, लेकिन नियति पर किसी का जोर नहीं। 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर गांव में राजीव गांधी पहुंचे लोकसभा चुनाव के दौरे पर, और ये रैली न सिर्फ उनके चुनावी सफर के लिए बल्कि उनकी जिंदगी के लिए भी आखिरी थी। तमिल उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम की एक साथी द्वारा किए गए RDX विस्फोट में आसपास खड़े लोगों के साथ साथ राजीव गांधी की भी मृत्यु हो गई। बेशक अब राजीव गांधी नहीं रहे थे, लेकिन उनका सपना फिर भी पूरा हुआ। उन्नीस 1991 में ही राजीव गांधी को मृत्यु के पश्चात हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो आज सच हुआ है, वो सब कुछ इस महान लीडर के सपनों और प्रयासों का ही नतीजा है। आज पूरे देश के साथ साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड भी इस दूरदर्शी नेता को सलाम कर रहा है। The real power of money is the power to give it away. दुनिया के अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद एक सिंपल लाइफ जीने में यकीन रखना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये ताकत किसी के कहने और बताने की मोहताज नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से कमाई गई है, जो आज तक इन्हें दूसरों से अलग रखती है। भारत के IT दिग्गज नारायण मूर्ति भी ऐसे ही इंसान है, जिन्होंने हमेशा अपने सपनों को ताकत दी, उड़ने की। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। नारायण मूर्ति के पिता एक इंस्ट्रक्टर थे। मैसूर से अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के बाद इन्होंने IIT कानपुर से अपना M.Tech पूरा किया। कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए उनका रुझान हमेशा से ही था, इसीलिए तो नारायण मूर्ति ने इंजीनियरिंग PC टेक्नोलॉजी में पूरी की थी, जिन्होंने अपने काम की शुरुआत की पाटनी कंप्यूटर सिस्टम पुणे से। इसके पहले वो SESA लंदन में काम कर रहे थे, जहां इन्होंने एक टीम के साथ चार्ल्स डे गॉल टर्मिनल लंदन के लिए एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसकी मदद से एयर फ्रेट को मैनेज किया जाता था। SESA में 3 सालों तक उन्होंने अपनी पहचान एक ब्रिलियंट प्रोफेशनल के तौर पर बना ली थी, लेकिन फिर उन्होंने इंडिया वापस आने का फैसला किया। इस वक्त उनकी जेब में सिर्फ $450 थे, और इसी से उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इंडिया आकर मूर्ति जी ने पटनी कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया। पुणे में ही इनकी मुलाकात अपनी फ्यूचर वाइफ सुधा से हुई, जो कि उस वक्त टाटा ग्रुप्स के साथ काम करती थी। Actually, I was working in telco and I had a friend by the name Prasanna in Pune, and we were traveling by bus. He used to come in the same bus, and he used to carry a book, every day different book. And I used to peep in his book. It was written there, Narayan Murthy Istanbul, Narayan Murthy Paris, Narayan Murthy Peshawar. Once I made a fun of him, saying that, who is this Narayan Murthy? He's an international conductor. Then he said, no, he's a Kannada person from Karnataka. He was in Paris for 3 years, and he is right now in Pune working for System Research Institute. Then next day he comes and tells me, Mr. Narayan Murthy wants to meet you. और सुधा जी के बारे में हमने आपको कल के एपिसोड में भी बताया था। नारायण मूर्ति ने PCS के साथ बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल कर ली थी। अब वो अपनी नई कंपनी शुरू करना चाहते थे, और फिर उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की। But
one thing I knew, and that was I wanted to create a company of the professional, for the professional, and by the professional, as Abe Lincoln defined U.S. democracy. And therefore, I had raised this issue of my starting the company many times, and I believe that the Patni brothers knew that here was a maverick who was going to walk out of the company in one day. That was very clear. इस शुरुआत में पैसे लगाने के लिए इन्होंने शेयर के पैसे अपनी पत्नी सुधा से उधार लिए थे। 1981 में मुंबई के एक अपार्टमेंट से शुरू हुई इस कंपनी की दास्तान आज तो पूरी दुनिया जानती है। शुरुआत में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी केयरफुल प्लानिंग और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन से धीरे धीरे दिन बदलने लगे और ये अमेरिकी शेयर बाजार नास्डैक में रजिस्टर होने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। उसके बाद की कहानी तो आज पूरी दुनिया के सामने है। नारायण मूर्ति और इन्फोसिस की सफलता का एक कारण ये भी है कि वो उस वक्त इस इंडस्ट्री में उतरे जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करने का सही वक्त था। इन्फोसिस से 5 साल पहले मूर्ति ने सॉफ्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की थी, जो कि कुछ कारणों से बंद करनी पड़ी। ऐसा ही कुछ इन्फोसिस के साथ भी हो सकता था, लेकिन मूर्ति की सही अप्रोच ने उनके साथियों को संभाला और बेंगलोर में अपने काम को बढ़ाया। नारायण मूर्ति 1981 से लेकर 2002 तक इन्फोसिस के CMD रहे, जिसके बाद कंपनी की कमांड नंदन नीलकेणी के हाथों में सौंपी गई। लेकिन नारायण मूर्ति अभी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर और ऑफिशियल प्राइमरी ट्यूटर भी हैं। वर्ष 2005 में नारायण मूर्ति को विश्व का 8वां सबसे बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। इस लिस्ट में स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफे जैसे नाम भी शामिल थे। भारत सरकार ने मूर्ति के योगदानों का सम्मान करते हुए पद्म विभूषण से भी नवाजा है। नारायण मूर्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। उनका मानना है कि जीवन में किसी लक्ष्य को पा लेने में बहुत मजा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा सफर को जारी रखने में आता है। और यही वजह है कि आज भी मूर्ति जी अपने सफर को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। देश के इस दिग्गज को हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। चलिए दोस्तों, अब जरा माहौल को थोड़ा संगीतमय बनाते हैं। फेमस रॉक सिंगर और सॉन्ग राइटर रॉबर्ट एंथनी प्लांट की आवाज के साथ। रॉबर्ट एंथनी प्लांट का जन्म आज ही के दिन 1948 में इंग्लैंड में हुआ था। सिंगिंग में उनका इंटरेस्ट बचपन से ही था और यही वजह थी कि उन्होंने म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स के साथ परफॉर्म भी किया और फिर ड्रमर जॉन बोनहम के साथ मिलकर बैंड ऑफ जॉय की शुरुआत की। लेकिन शुरुआत में सफलता हाथ नहीं लगी और 1968 में गिटारिस्ट जिमी पेज ने प्लांट को न्यू यार्ड बर्ड्स के लिए चुना। प्लांट ने बोनहम का नाम सजेस्ट किया और फिर इस बैंड के चौथे मेंबर बने कीबोर्डिस्ट जॉन पॉल जोन्स। कुछ ही दिनों बाद इन्होंने न्यू यार्ड बर्ड्स का नाम बदलकर लेड ज़ेपेलिन कर दिया और 1969 में इस नए बैंड ने अपना पहला एल्बम लेड ज़ेपेलिन 1 रिलीज किया। इस एल्बम को लेकर रिस्पॉन्स मिक्स रहा और साथ में क्रिटिक्स का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर प्लांट की रॉ और पावरफुल आवाज के साथ साथ पेज के गिटार का जादू चलना शुरू हुआ और 1969 में साल के आखिर तक इस बैंड का दूसरा एल्बम जबरदस्त हिट रहा। इस ग्रुप के ज्यादातर लिरिक्स प्लांट ही लिखा करते थे। इस ग्रुप के चौथे अनटाइटल्ड एल्बम का स्टेयरवे टू हेवन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रॉक सॉन्ग्स में से एक बन गया। There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven.
and get what you came for. Ooh, makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. 1973 में हाउसेस ऑफ होली ने लेड ज़ेपेलिन को कमर्शियल सक्सेस की चोटी पर पहुंचा दिया था। लेड ज़ेपेलिन को इसकी लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए भी जाना जाता था, लेकिन दूसरी तरफ अपने रोड शो के कारण ग्रुप को क्रिटिसाइज भी किया गया। 1976 में रिलीज हुए प्रेजेंस में इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रही, लेकिन इसी साल ग्रुप की एक फिल्म के गाने पर किया गया कॉन्सर्ट फिल्म की सफलता का कारण बना। हर पल सफल उड़ान में परेशानियां जरूर आती हैं। 1977 प्लांट के लिए ऐसा ही रहा। इस साल इन्होंने अपने 6 साल के बेटे को वायरल इन्फेक्शन के कारण खो दिया। इस खबर को सुनते ही प्लांट ने अपना यूएस टूर कैंसिल कर दिया और इसी गम से बाहर आने में इन्हें करीब 1 से 1.5 साल का समय लग गया। लेट 1978 में वापसी करने के बाद प्लांट ने अपने बैंडमेट्स के साथ आउटडोर परफॉर्म करना शुरू कर दिया और शायद ये इस ग्रुप का आखिरी एल्बम भी साबित होने वाला था। सभी टूर प्लान ही कर रहे थे कि सितंबर 1980 में पेज के घर के बाहर जॉन बॉनहम की मौत हो गई, जिसकी वजह थी ज्यादा शराब। इस मौत से सभी साथी इस कदर टूट गए कि उन्होंने बॉनहम के बिना लेड ज़ेपेलिन को न चलाने का फैसला किया। इसके बाद 1982 से प्लांट ने अपने सोलो करियर की शुरुआत की और बिग लॉग, सी ऑफ लव जैसी कई हिट परफॉर्मेंसेस दी। दो 2007 में एलिसन क्रॉस के साथ उनकी रिकॉर्डिंग रेजिंग सैंड को टॉप सेलर म्यूजिक एल्बम में शामिल किया गया और इसे 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिले। I'd like to thank Alison Krauss for her kindness and patience, teaching me to sing in straight lines instead of doing all that twirly stuff. And T-Bone Burnett, the Conjurer. हिट सोलो करियर के साथ साथ इन्होंने अपने पुराने बैंडमेट्स के साथ भी कुछ परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन फिर कुछ आपसी तनाव की वजह से सभी ने एक साथ परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया। ये परेशानी प्लांट के लिए कुछ नई नहीं थी और इसका उनके करियर पर फर्क भी नहीं पड़ा। 2009 में प्लांट को एक स्पेशल ऑनर दिया गया। म्यूजिक के फील्ड में अपनी सर्विसेज देने के लिए इन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया गया। आने वाले नए सिंगर्स के लिए मोटिवेशनल मैसेज देने वाले प्लांट आगे भी म्यूजिक इंडस्ट्री को रिच बनाते रहे, यही उनके जन्मदिन पर हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और श्रोताओं, अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। कल फिर से सुनना मत भूलिएगा बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,